Welcome back everyone. This is my fourth video for the chapter Challenges of Nation Building. As we discussed earlier that when India got independent we faced a number of problems. जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. अब फॉर एग्जांपल पार्टीशन, कम्युनल राइट्स, डिवीज़न, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जिनका जो है सामना इंडिया को आफ्टर पार्टीशन करना पड़ा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. अब आज हम बात करेंगे एक और मेजर प्रॉब्लम की जो कि कब अराइज हुई थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, और वो प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया की, यानी कि वो इंडिया जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर था. सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इंडिया जो है पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. कौन कौन से? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. नाउ फर्स्ट लेट वी डिस्कस व्हाट आर दे. इनका मीनिंग क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे. So the British Indian provinces were directly under the control of the British government. ये जो British Indian provinces के अंडर जो states आती थी उन पे पूरी तरह से क्या था? British government का ही control था, रूल था. On the other hand, several large and small states ruled by princes. अब यहाँ पे जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे इंडिया में जो कि स्टिल किसके द्वारा रूल किए जा रहे थे? राजा महाराजा के द्वारा, जो राजकुमार थे उनके द्वारा. अब उन स्टेट्स को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स. नाउ दीज स्टेट्स इंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सिर्फ नाम के क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, लेकिन असल में उनकी जो मिलिट्री और फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो थे वो अभी भी किसके हाथ में थे? वो अभी भी ब्रिटिशर्स के ही हाथ में थे. और ये जो प्रोसेस था इसे क्या कहा जाता था? पैरामाउंटसी. सो पैरामाउंटसी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस देन एनीथिंग एल्स. यानी कि यहाँ पर क्या था? प्रिंसली स्टेट्स नाम के तो आज़ाद थे, लेकिन उनका जो मेन कंट्रोल था ओवर द फाइनेंसेस, ओवर मिलिट्री, वो किनके हाथ में था? वो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था. Princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire and 1 out of 4 Indians lived under princely rule. यानी कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो कहाँ सर्वाइव कर रही थी? वो प्रिंसली स्टेट्स में, जो प्रिंसली रूल था उसके अंडर ही मैक्सिमम पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही थी. मूविंग ऑन कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी जो कि ये इंटीग्रेशन की है. सो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, जस्ट इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि जैसे उनका एंड होगा, उनके रूल का जैसे ही एंड होगा इंडिया में, पैरामाउंटसी जो है ब्रिटिश के रूल की जो प्रिंसली स्टेट्स पर, यानी कि जो उनका कंट्रोल था ओवर द फाइनेंशियल एंड मिलिट्री मैटर्स, वो क्या हो जाएगा? वो लैप्स हो जाएगा. यानी कि एक डिक्लेरेशन कर दिया गया था लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का. व्हाट इट मीन्स इज दैट अर्लियर जो स्टेट्स, दो स्टेट्स हु वर अंडर प्रिंसली स्टेट्स, जो भी स्टेट्स जो थी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर आ रही थी और जिनके ऊपर क्या था? ब्रिटिश रूल था, उसे अब क्या कर दिया जाएगा? लैप्स, यानी कि ख़त्म कर दिया जाएगा विद द इंडिपेंडेंस. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद उन पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है नहीं रहेगा. नाउ अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने चॉइस दे दी किन्हें? प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान किसी भी कंट्री को ज्वाइन करने की एज पर देयर विश. उन्होंने ये कहा कि आप जो है किसी भी कंट्री को ज्वाइन करिए, आपका जो भी मन है, जिस भी तरफ आप जाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से जाइए. तो यहाँ पढ़ेंगे दिस मीन्ड दैट ऑल दी स्टेट्स, यानी कि कितनी स्टेट्स थी? 565 इन ऑल, वो क्या बन गई थी? अब लीगली इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद हो गए थे. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें क्या कर दिया? उन्हें फ्री कर दिया, उन्हें एक आज़ादी दे दी कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो अपने आप को भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. यानी कि वो अपने आप में भी एक कंट्री जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर वो ऐसा करना चाहते हैं. अब
ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ा खतरा था किसके लिए, रिगार्डिंग द यूनाइटेड इंडिया। हमने पहले पढ़ा था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा मेन कंसिडरेशन था, जो हमारा मेन एम था, उसमें एक पॉइंट क्या था चैलेंजेस में, वो एक यूनिटी का था। तो ये क्या कर रहा था, ये सारे ही जो प्रॉब्लम थी ये कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रही थी इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की एग्जिस्टेंस को, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए ये चीज़ खतरा बनती जा रही थी। क्योंकि अगर कंट्रीज़ जो हैं अपने आप को आज़ाद करेंगी, अगर वो स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट सॉरी, अगर अपने आप को आज़ाद करेंगी और अपने आप में कंट्री फॉर्म करेंगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो से क्या हो जाता। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब प्रॉब्लम्स जो थी वो बहुत जल्दी होनी शुरू हो गई थी। नाउ प्रिंसली स्टेट जो थी वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के रूल से बहुत नाखुश थी, वो पहले ही बहुत ही ज़्यादा दुखी थे ब्रिटिशर्स के रूल से। और जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें फ्री कर दिया, यानी कि उनके हाथों में एक डिसीज़न दे दिया कि वो किसी भी कंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं या अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होना शुरू हुआ, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। मीन्स दे decided not to be a part of either India or Pakistan and they started declaring themselves independent itself। उन्होंने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब इसका जो सबसे पहले बेनिफिट था, द बेनिफिट ऑफ दिस लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी वाज टेकन बाय द रूलर ऑफ त्रावणकोर। सबसे पहले जो इसकी जो फ़ायदा था, इसका जो बेनिफिट था, वो लिया गया रूलर ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले इसका फ़ायदा उठा के अपने आप को क्या किया, अनाउंस किया इंडिपेंडेंट। हम बात कर रहे हैं निज़ाम की, जो कि हैदराबाद के रूलर थे। आफ्टर त्रावणकोर निज़ाम फ्रॉम हैदराबाद मेड सेम अनाउंसमेंट, यानी कि उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक सिमिलर अनाउंसमेंट किया ऑन द वेरी नेक्स्ट डे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, रूलर्स जो थे, यानी कि जो नवाब ऑफ भोपाल थे, वो पहले ही चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ना करे, यानी कि वो डिसलाइक कर रहे थे, वो पहले ही एक ओपोनेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ना करने के लिए। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। अब क्या हो रहा था, अभी जो प्रॉब्लम थी, ये जो स्टेट्स अपने आप को डिक्लेयर कर रही थी इंडिपेंडेंट, उसका जो है हमारे कंट्री पर एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव जो है अफेक्ट पड़ रहा था। आप खुद से भी एक देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक मैप शो करूँगी। ये एक इमेज है आपकी बुक में, इसमें आप देख सकते हैं इंडिया का मैप। अब इसमें आप व्यू कर सकते हैं कि जो इंडिया था बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि हम जो ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, वो कैसा सा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने कितना रेशियो जो है कवर कर रखा था। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, ये सारी जो हैं ये क्या थी, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। और आप अच्छे से एक एजम्पशन बना सकते हैं कि इमेजिनेशन में आप सोच सकते हैं कि अगर ये सारी प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती तो उस टाइम पे जो इंडिया का मैप था, यानी कि वो कैसा बन जाता, इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कैसी हो जाती। अब मेन कंसर्न क्या था, मेन कंसर्न था इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की बात आएगी तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। Now, the very important, the major role or the most important role at that time was played by our Deputy Prime Minister सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टैंस अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीज़न ऑफ इंडिया। जो वहाँ की उस टाइम की गवर्नमेंट थी, जो बाय द टाइम वहाँ पे गवर्नमेंट रन कर रही थी, उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी क्या कर रही थी, वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी, वो नेगेटिविटी भर रही थी लोगों में कि ठीक है, जो भी कंट्री, जो भी देश को ज्वाइन करना चाहती है या इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, उसे वो राइट देनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्या कर रहे थे, उनके ऑपोजिशन में स्टेटमेंट्स बना रहे थे। तो उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही फर्म, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया।
अब यहाँ पे ये हमारा जो मुस्लिम लीग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। वो यह चाहते थे कि उनका व्यू पॉइंट ये था और वो ये इम्प्लाई करना चाहते थे कि हर कंट्री को फ्री कर देना चाहिए और उनका जो डिसीजन है वो जो भी चाहते हैं उसे अप्लाई करना चाहिए। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस टाइम के इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे उस क्रूशियल पीरियड के, जो कि इमिडिएटली हमें जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे फेस करना पड़ा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेगोशिएट किया, उन्होंने एक डिस्कशन किया, एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन किया रूलर्स के साथ, प्रिंसली स्टेट्स के, और उन्हें जो है बहुत ही वाइजली एक डिसीजन पे वो लेके आए कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इंडियन यूनियन जो है ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, जिसके लिए जो है एक बहुत ही स्किलफुल परसुएशन, यानी कि जो लोगों को अप्रोच करने की जो टेक्निक थी वो बहुत ही क्या होनी चाहिए थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ये डिसीज़न जो है इतना आम या इतना जो है स्मॉल डिसीज़न नहीं था। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज ओडिशा, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इन सारी कंट्रीज़ को बाउंड करना, एक कोलैबोरेटिव एक इंडियन यूनियन बनाना जो है एक बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं था। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट अप्रोच की। अब जो गवर्नमेंट अप्रोच थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कंक्लूजन्स जो है निकाले, 3 कंसिडरेशन जो है उन्होंने स्टडी किए। अब उनके 3 कंसिडरेशन कौन कौन से थे? उनका पहला कंसिडरेशन था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स थे, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, दे एक्चुअली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि वो खुद से चाहते थे कि वो इंडिया को ज्वाइन करे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, ईजी हो गया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना लोगों के थ्रू। Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. अब जैसे जैसे हम लोगों को परसुएड कर रहे थे, जैसे जैसे उन कंट्रीज़ को मनाया जा रहा था, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए, जो कि उन्हें देनी पड़ी रिगार्डिंग देयर अथॉरिटीज़, रिगार्डिंग देयर पावर। अब उस टाइम पे क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी, उस टाइम पे प्रायोरिटी थी उनको इंडिया से यूनाइट करना, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक एडजस्टेबल, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की, और उन्होंने जो भी रीजन के डिमांड थे उनको अकॉर्डिंगली डील किया। यानी कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा उनके पावर्स और अथॉरिटीज़ के साथ। थर्ड, जो उनका थर्ड कंक्लूजन था, दैट वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कॉन्टेस्ट ओवर demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. अब उस टाइम पे क्या था, uniting the territories was a priority. गवर्नमेंट के लिए क्या था, ये प्रायोरिटी थी, ये सुप्रियोरिटी थी कि इंडिया को क्या किया जाए, यूनाइटेड किया जाए। जो भी टेरिटरीज, जो भी इंडिया की कंट्रीज थी, सॉरी इंडिया की जो भी स्टेट्स थी, वेदर इट वाज ब्रिटिश सुप्रीमेसी और प्रिंसली स्टेट्स, इनको क्या करना था, इनको यूनाइट करके एक इंडिया जो है बिल्टअप करना था। इसके लिए हर तरह के एफर्ट्स, एडजस्टमेंट, सब कुछ जो है एक्सेप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये एक सुप्रीम इम्पॉर्टेंस थी हर किसी के लिए। Now, what was the conclusion? Before 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. यानी कि फाइनली 15 अगस्त 1947 से पहले जो है ऑलमोस्ट सभी टेरिटरीज़ को, जो कि क्या थी, जो कि न्यू बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर रही थी, टच कर रही थी, उन्हें फाइनली क्या कर दिया गया, बाइंडेड कर दिया गया, इंडियन यूनियन के साथ यूनाइट कर दिया गया। अब इन रूलर्स को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि किसने फॉर्म किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था सभी स्टेट्स के लिए। स्टेट्स को क्या करना था, उसे साइन करना था, उस डॉक्यूमेंट को साइन करना था। अब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जो भी स्टेट एग्री कर रही हैं, राजी हैं इंडिया
का पार्ट बनने के लिए, यानी कि जो भी स्टेट्स एग्री कर रही थी टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, उन्हें उस इंस्ट्रूमेंट को साइन करके अपना एक्सेप्टेंस जो है आगे फॉरवर्ड करना था। दैट वाज मेड अ रूल। अब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने जो है इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट किया, साइन किया, बट कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया, क्रूशियल कर दिया। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो स्टेट्स थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने बाकी स्टेट्स के जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इस प्रोसेस को मुश्किल कर दिया था। मींस उन्हें नेगोशिएट करना, उन्हें कन्विंस करना जो है थोड़ा सा क्रूशियल हो रहा था। Now the issue of Junagadh was resolved after a plebiscite confirmed people's desire to join India। जो जूनागढ़ का इशू था, जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो क्लियरली वो डायरेक्टली रिजॉल्व किया गया बाया प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जहाँ पर एक डायरेक्ट वोटिंग की जाती है किसी भी डिसीजन या किसी भी चेंज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या किया गया, वहाँ के लोगों से एक डायरेक्ट वोट मांगा गया, एक ओपिनियन मांगा गया कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। एंड द रिजल्ट वाज पॉजिटिव, यानी कि वहाँ के लोग जो है उन्होंने अपना कंसेंट दिखाया इंडिया को ज्वाइन करने का, जिससे कि जो इशू था जूनागढ़ का टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा जो कश्मीर के रिगार्डिंग जो भी इशू था वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।